तूफानी बरसात में अर्जुन पाटलिपुत्र से दवाई लेने के बाद अपने घर नवलगढ़ की ओर आ रहा था। आते आते उसे रात हो गई। तूफान और बारिश दोनों ही उसे आगे जाने से रोक रहे थे। हे राम, आज तो हड्डियां तक कांप गई। ये तूफानी बरसात और ठंडी हवा लगता है। ठंड का मौसम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। अगर देर हो गई तो बाबूजी भी परेशान हो जाएंगे। काश थोड़ा और उजाला होता तो रास्ता साफ दिखता। थोड़ा दूर चलते चलते अर्जुन को दूर एक रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी को देखकर अर्जुन चौंक जाता है। अरे ये तो मुझे किसी का घर लग रहा है, पर इस जंगल में ये अकेला घर कुछ अजीब लग रहा है। पर मुझे क्या, इस तूफानी बरसात में मुझे लगता है यहाँ रुकना सही होगा। सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। अर्जुन धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ता है। इस तूफानी बारिश में जैसे उसे आराम करने की उम्मीद दिख रही हो। अर्जुन घर के बाहर खड़ा होकर सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि अंदर जाना सही रहेगा या नहीं। पर फिर वो आखिरकार अंदर जाने का फैसला कर ही लेता है। कोई है? घर में कोई है? मदद चाहिए इस तूफानी बारिश में। सफर करना मुश्किल है, अंधेरा भी ज्यादा है। कोई सुन रहा है मेरी बात? तभी अंदर से एक बुजुर्ग आदमी दादाजी बाहर आकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। अरे बेटा, इतनी तूफानी रात को तुम यहाँ इस वीराने जंगल में कहाँ रास्ता भटक गए? अरे दादाजी, मैं अर्जुन हूँ। नवलगढ़ गांव से हूँ। किसान हूँ दादाजी। बस पाटलिपुत्र से दवाई लेने आया था, पर घर आते आते रात हो गई। तूफानी बारिश में सफर करना मुश्किल है। अगर एक रात मुझे यहाँ रुकने की इजाजत मिल जाती तो सुबह होते ही चला जाऊंगा। अंदर आ जाओ मुसाफिर। बाहर इस तूफानी बारिश में रुकना ठीक नहीं। अर्जुन और वो दादाजी कमरे में आकर बैठ जाते हैं। अर्जुन की नजरें कमरे के इधर उधर घूम रही थीं। दादाजी, आप यहाँ पर इस वीरान जंगल में अकेले रहते हो क्या? आपको इस वीराने में डर नहीं लगता क्या? हमारे तो गांव में एक जानवर आ जाए तो पूरा गांव डर जाता है, पर यहाँ तो आप बैठे ही जंगल के बीच हो। क्या करे बेटा, मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती। हमारे गांव में आग लगने के कारण सब कुछ खत्म हो गया। दूसरे गांव में रहने गए तो उन लोगों ने रहने को कोई ठिकाना नहीं दिया। फिर मैं और मेरी पोती रागिनी यहाँ इस पुराने घर में रहकर गुजारा कर रही हैं। उनकी ये बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक तरह से उदासी छा जाती है। पोती? आपकी पोती भी है? वो यहाँ नहीं है क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रहे वो। बेटा, वो दूसरे कमरे में सो रही है। वो शाम होते ही आराम करती है और सोने चली जाती है। चलो, अब तुम भी आराम कर लो, मैं जाता हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना। अगर भूख लगी हो तो कुछ खाने को ला दूं? नहीं शुक्रिया। मैं रास्ते में ढाबे पर रुका था, वहाँ खाना खा लिया था। आप जाइए, आराम कर लीजिए। कोई ज़रूरत हुई तो मैं बुला लूँगा। दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन बिस्तर पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे पायल पहने औरत के चलने की आवाज़ आने लगती है। वो एकदम उठकर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार इतनी रात को रात के इस पहर कौन होगा। वो देखने के लिए बाहर की तरफ आता है। बाहर बारिश रुक गई थी। जैसे ही वो बाहर आता है, एक छोटी लड़की उसे बैठी हुई दिखाई देती है। अरे बेटी, दादाजी कह रहे थे कि आप सो गई हो। आप बाहर क्यों बैठी हो अंधेरे में अकेले? सब ठीक है ना? जी हाँ अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही थी
तो सोचा बाहर घूम लूं। तुम कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैं अर्जुन हूँ। शहर से दवाई लेने आया था। वापस आते वक्त तूफानी बारिश के कारण मदद लेने आया था, तो दादाजी ने यहाँ रुकने को कह दिया। मैंने भी सोचा तूफानी बारिश में आगे कहाँ जाऊँगा, तो रुक गया। तब आप शायद सो रही थीं। दादाजी भी कहते हैं कि इतनी बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने ठीक किया जो यहाँ रुक गए। हमने देखा थोड़ी देर बारिश रुकी थी तो बाहर आ गई, पर बादल देख के लगता है बरसात फिर से शुरू होने वाली है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने सही ही किया यहाँ रुकने का सोचकर। अगर यहाँ नहीं रुकता तो आपसे मुलाकात कैसे होती? आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मुझसे मेरे का क्या ही होगा। पर हाँ, दादाजी कहते हैं जब जहाँ किसी को मिलना होता है वो वहाँ मिल ही जाता है। पर इन काली रातों में बड़े बड़े लोग भी डर जाते हैं। आपकी बातें सुनकर मैं डरूं या हंस दूं? आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे बारिश में इंसान नहीं भूत घूमते हों। दादाजी भी मुझे ऐसी कहानियां सुनाते हैं। आप अपना बताइए, इस जंगल में रहकर बोर तो नहीं हो गए? वो बातें कर रहे होते हैं, पर इतने में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों अंदर आते हैं। अंदर आते ही अर्जुन सोने के लिए कमरे में आ जाता है और बैठकर रागिनी के बारे में सोचने लगता है। अर्जुन इतनी गहरी नींद में सोया था कि दिन कब हो गया पता ही नहीं चला। एकदम से अर्जुन की आंख खुलती है। अरे ये क्या? दिन भी हो गया और मैं ये सोया हुआ हूँ। देर हो जाएगी गांव जाने में। जल्दी उठ के रागिनी जी से मिलकर चलता हूँ। अर्जुन बिस्तर से उठकर बाहर की ओर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें रागिनी को ढूंढ रही हों। अरे दादाजी, रागिनी बेटी कहाँ हो आप? कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही उठने में लेट हो गया और वो कुछ लाने चले गए हों? सोचा था जाने से पहले एक बार रागिनी जी से मिल लूं, पर लगता है अब ऐसे ही बिना मिले जाना पड़ेगा। बाबूजी भी चिंता कर रहे होंगे। नवल घर पहुंचने की जल्दी में अर्जुन ने रुकने के बजाय सीधे रास्ता पकड़ लिया था। सुबह का मौसम था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बारिश के बाद जंगली रास्ता हरा भरा मनमोहक लग रहा था। बैलगाड़ी की चाल धीमी थी, पर अर्जुन का मन तेजी से भाग रहा था, बार बार उसी ओर, रागिनी की ओर। वो सोच रहा था शायद उसे बिना मिले चले आना ठीक नहीं है। शायद वो कुछ कहना चाहती थी। इन्हीं ख्यालों में खोया वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। रास्ते के किनारे वही खड़ी थी, रागिनी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे रागिनी जी, आप यहाँ? क्या हुआ आपको? रो क्यों रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा क्या? सुबह सुबह आप कहाँ चली गई थी? सब ठीक तो है ना रागिनी जी? बताइए कुछ। नहीं नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सुबह मैं और दादाजी जंगल में लकड़ी लेने गए थे। दादाजी थोड़ी दूर गए थे कुछ खाने को चुनने, फिर वहाँ कुछ भयानक हुआ। मैं किसी तरह जान बचाकर भागी हूँ। क्या हुआ रागिनी जी? ये हाल कैसे हो गया आपका? आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? डरिए मत, मैं यहीं हूँ। बताइए खुलकर, क्या देखा आपने? इतनी सहमी हुई क्यों हैं आप? कुछ तो कहिए। वो शेर दादाजी को अपने साथ ले गया। अब किस्मत ने दादाजी को भी छीन लिया। मैं क्या करूं अब? किसके पास जाऊं? अब तो मैं सच में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। नहीं रागिनी जी, खुद को अकेला मत समझिए। शायद मैं
आपके दादाजी को तो नहीं बचा पाया, पर अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आइए, मेरी बैलगाड़ी में बैठिए। आज से आप मेरी जिम्मेदारी हैं। अगर आपको मंजूर हो तो मेरे साथ नवलगढ़ चलिए। क्या सच में आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? मैंने तो सोचा था भगवान ने सब छीन लिया, पर शायद एक सहारा भेज दिया। मैं चलूंगी आपके साथ, मगर सोच लीजिए, एक बार चली गई तो फिर कभी लौट कर नहीं जाऊंगी। अर्जुन रागिनी की बात मानता है और रागिनी भी उसके साथ उसके घर गांव चलने के लिए तैयार होकर बैलगाड़ी में बैठ जाती है। दोनों अब जंगल के रास्ते से होकर घर की ओर चल पड़ते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ रागिनी जी, आप मेरे साथ रहें। कल जब पहली बार आपको देखा था, तब से बस आपके ही बारे में सोच रहा हूँ। न जाने क्यों दिल कहता है कि अब हमें अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर आप साथ चलें तो शायद जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठे। मैं भी आपके साथ जाने के लिए ही आई हूँ। अब डर नहीं लगता जब कोई अपना साथ हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि फिर से अकेली ना पड़ जाऊं। शायद अब जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी है। सफर करते करते फिर से शाम ढलने लगी थी। आसमान में सूरज की आखिरी किरणें अब धुएं जैसे बादलों में खो चुकी थीं। अर्जुन के चेहरे पर थकान थी, पर मन में एक गहरी मुस्कान। रागिनी के साथ जो हुआ उसका बोझ अब भी उसके दिल पर था। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू के बीच वो अपनी बैलगाड़ी लेकर नवलगढ़ की चौपाल की ओर बढ़ा। वहां कुछ लोग बैठे थे जो अपनी ही बातों में खोए हुए थे। चौपाल के आगे सरपंच जी खड़े थे। अरे अर्जुन, तू 2 दिन कहाँ लगा कर आया रे? हमको तो लगा था तू पाटलिपुत्र में ही रुक गया होगा। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? पहले तो इस गांव में कभी नहीं देखी इसे। अरे सरपंच जी, कल तूफानी बारिश के कारण गांव नहीं पहुंच पाया। ये रागिनी जी हैं, मेरी दोस्त। वो अब इस गांव में रहने आई हैं। कृपया उन्हें स्वागत दीजिए और मदद करें। अच्छा रागिनी जी, हमारे गांव में आपका स्वागत है। अर्जुन, अब घर चला जा। बारिश होने वाली है। इन तूफानी बरसातों में बाहर मत निकलना। सुरक्षित रहना ही सबसे जरूरी है। जी सरपंच जी, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपका गांव बहुत अच्छा लगा। मेरा भी यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। रागिनी, तुम्हें नहीं पता यहाँ तूफानी बारिश में कितना कहर आता है। बुरी शक्तियां इस समय बहुत सक्रिय हो जाती हैं। इन तूफानी बरसातों में हमेशा घर के अंदर रहना चाहिए। सावधान रहो, कहीं कोई खतरा ना पहुंच जाए। तभी एकदम से बारिश फिर से शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होते ही सभी अपने अपने घरों की टवर्ड्स चलते हैं। चौपाल से निकलकर अर्जुन अपने घर की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में वो अपने दरवाजे तक पहुंचा और अंदर चला गया। बेटा, तू तो कल आने वाला था, आया क्यों नहीं? पता है ना मुझे कितनी चिंता होती है तेरी। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? कल तू कहा था, सब ठीक तो है ना? बाबूजी, ये मेरी दोस्त रागिनी है। इसके घर में कोई नहीं बचा। ये अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। क्या ये हमारे साथ रह सकती है? अच्छा बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ इस लड़की के साथ। सही किया तूने कि इस तूफानी बारिश में इसे अकेला नहीं छोड़ा। पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ये सब अचानक कैसे हुआ? ये बात तो सही है। डरना तो स्वाभाविक है ना? लेकिन आपको भी घबराहट महसूस होती है, ये मुझे अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ रहने दिया। चलो बेटा, सफर करके तुम लोग थक गए होंगे। अर्जुन, रागिनी के लिए अपने कमरे के साथ वाला कमरा खोल दे। ये भी जरा आराम कर लेगी। बाकी बातें कल सुबह देख लेंगे। रागिनी, उम्मीद करता हूँ तुम्हें यह घर और कमरा पसंद आएंगे। अब
आराम कर लो, तुम बहुत थकी हुई लगती हो। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आवाज़ दे देना, मैं पास वाले कमरे में ही हूँ। ये बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है और रागिनी वहां शांत खड़ी रहती है। जब रात ज्यादा गहरा जाती है तो अर्जुन गहरी नींद में सोया हुआ था। एकदम से उसको फिर से पायल की आवाज आने लगती है। अर्जुन एकदम से उठकर बैठ जाता है। क्या क्या हो रहा है ये सब? अरे, ये पायल की आवाज़ फिर से? इस बारिश में बाहर कौन घूम रहा है? कहीं रागिनी जी तो नहीं उठ गई? उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, मुझे जाकर देखना होगा। वो उठता है और बाहर जाकर देखने लगता है। आंगन के बाहर वो देखता है कि रागिनी बाहर से बारिश में भीगकर कहीं से आ रही थी। ये देखकर उसको अजीब लगता है। रागिनी बारिश के इस पहर कहाँ से आ रही हैं? इतनी तेज बारिश में तो कोई बाहर नहीं निकलता। सब ठीक है ना? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के लिए बाहर आई तो देखा दरवाजा खुला था। अब उसकी कुंडी लगाकर ही वापस आई हूँ। आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। अरे रागिनी, कोई बात नहीं। हमारे गांव में चोरी डकैती जैसी चीज़ें नहीं होती। तुम फिक्र मत करो, यहाँ सब सुरक्षित है। अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अगर कुछ भी चाहिए तो आवाज़ देना, मैं पास ही हूँ। रागिनी उस रात अपने कमरे की ओर चली गई थी, पर अगले ही दिन सुबह नवलगढ़ में हलचल मच गई। तालाब के किनारे विमल गिरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से सारा रंग उड़ गया हो, किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। गांव वाले, काका और सरपंच सब वहीं इकट्ठा थे। हर कोई डरा और उलझा हुआ था। तभी पीछे से अर्जुन पहुंचा। उसकी नजर जैसे ही उस नजारे पर पड़ी वो सन रह गया। अरे भगवान, विमल को क्या हुआ? ये तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा लग रहा है, जैसे अचानक ताकत ही निकल गई हो उसमें से। क्या हुआ है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जल्दी मदद बुलानी चाहिए। अब मदद बुलाने का कोई फायदा नहीं अर्जुन, विमल मर गया है। हाँ, जैसे किसी ने अंदर से सारी ताकत ही चूस ली हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। सब कुछ अचानक और अजीब सा हो गया है। बहुत समय पहले दूसरे गांव में भी ऐसा हुआ था। सुनने में आया था कि उस रात पिशाचनी आई थी और इंसानों को अपना शिकार बनाती थी। इसे देखकर मुझे वही चीज महसूस हो रही है। काका कौन सी कहानियां ले बैठ गए? ऐसा तो कभी नहीं होता। मैंने भी सुना था कि उस गांव में आग लग गई थी। मुझे कोई और कारण लगता है। शायद पंचायत बैठानी पड़ेगी। सबको मिलकर सही हालात जानना होगा। हमारे गांव में तो ये घटना पहली बार हुई है। कहीं कोई अजनबी तो नहीं आया यहाँ? सब कुछ अचानक और अजीब सा लग रहा है। हमें सच में समझना होगा कि ये सब कैसे हुआ। अरे काका, चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप तो बस भूत प्रेत वाली कहानियां लेके बैठे हैं। गांव में सब कुछ सामान्य ही है। अगले दिन सुबह पंचायत बैठाया गया। अर्जुन, तुम बुरा मत मानना, पर कल तुम ही तो अपनी नई दोस्त को लेकर आए थे। जरा ये तो बताओ, वो आई कहाँ से हैं? वो असल में है कौन? सरपंच जी, मैं समझ सकता हूं आपकी चिंता, पर रागिनी कोई बुरी नहीं है। वो तो बहुत मासूम लड़की है। मुझे वो उस रात मिली थी जब तूफानी बारिश हो रही थी। उसका परिवार अब नहीं रहा। आप लोग अंधविश्वास में मत पड़िए। वो बस सहारे की तलाश में है। अर्जुन बेटा, तू शायद नहीं जानता, तूफानी बारिश में जो साथ मिलता है
वो हर बार भला नहीं होता। ऐसे वक्त में अजीब चीजें गांव के आसपास भटकती हैं। सावधान रहना बेटा, जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना। काका, मुझे ऐसा नहीं लगता कि रागिनी वैसी है जैसी आप सोच रहे हैं। फिर भी अगर आपको शक है तो मैं आज उससे बात कर लूंगा। शाम होते ही घर जाकर सब ठीक से पूछ लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, सब साफ हो जाएगा। अर्जुन वहां से उठकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, विमल के साथ जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ। शाम ढल चुकी थी, आसमान में हल्की ठंडक थी। जब अर्जुन अपने घर पहुंचा, घर पहुंचते ही उसने अपने बाबूजी को सारी बात बताई। तालाब, भीड़ और विमल की हालत के बारे में सब कुछ। बात सुनकर उसके बाबूजी गहरी सोच में पड़ गए। बेटा अर्जुन, मुझे लगता है अब सच्चाई जानने का वक्त आ गया है। आज रात तू रागिनी का पीछा करना, देखना वो कहां जाती है और क्या करती है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। सरपंच और काका की बातें बार बार उसके मन में गूंज रही थी। उसने तय कर लिया, इस बार वो रागिनी का पीछा करेगा और हर राज को सामने लाएगा। जब रात गहरी हो गई तो उसको घुंघरुओं की आवाज आई। वो एकदम से उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। उस रात अर्जुन चुपचाप रागिनी के पीछे पीछे चलने लगा। घना जंगल था, चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा चल रही थी। रागिनी बिना मुड़े आगे बढ़ती रही और कुछ देर बाद दोनों खेतों के पास पहुंच गए। अर्जुन एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। रागिनी धीरे धीरे खेत की ओर जा रही थी, जहां एक किसान अपनी ओर आता दिख रहा था। अगले ही पल रागिनी अचानक उसकी तरफ बढ़ी और एक झटके में उस पर हमला कर दिया। अर्जुन के होश उड़ गए। रागिनी का चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसके मुंह पर अजीब से निशान थे और आंखें लाल हो गई थी। ये देख अर्जुन का दिल दहल गया। वो बिना आवाज किए धीरे धीरे पीछे हटा और दबे पांव वहां से भाग गया। वो अपने कमरे में आकर सोने की एक्टिंग करता है, जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। रागिनी उसके कमरे में आती है और उसे सोता हुआ देखती है। अगले दिन अर्जुन काका को और सरपंच को सारी बात बताता है। फिर वो योजना बनाते हैं। रात को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी, हे हनुमान जी, हमारी रक्षा कीजिए। नवलगढ़ में 2 लोग पिशाचनी की वजह से जीवन खो बैठे हैं। हे प्रभु, अपना दर्शन दीजिए और इस विपदा से हमें बचाइए। हम आपकी शरण में आते हैं। हमारी सुनिए और हमारे घरों को सुरक्षित रखिए। कृपया इस अंधेरे से उजाला लाकर हमें फिर से शांति दीजिए। प्रार्थना स्वीकार करके हनुमान जी प्रकट होते हैं। अर्जुन, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। आज मैं तुझे वो वरदान देता हूं जिससे इस गांव पर कोई बुरी शक्ति फिर कभी दृष्टि न डाले। इस मंत्र का जाप करना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ये तेरा कवच बनेगा। जा बेटा, अब तेरे साहस से ये अंधकार मिटेगा। मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके दर्शन पाकर। मुझ अभागे पर अपनी कृपा की है प्रभु। मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपकी पूजा में अपनी जिंदगी बिता दूंगा। जय हनुमान जी, जय जय श्री राम। हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर अर्जुन रागिनी के पास आता है। मेरे सामने तुम्हारा सच आ गया है रागिनी। तुम यहाँ गांव के लोगों को मार रही हो। मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है। अच्छा, यही रहेगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा ये तुम्हारे लिए। तो तुम रोके ना मुझे। मुझे आज तक रोकने वाले मारे गए, तू मुझे रोकने की बात कर रहा है। सोचा था तुझे सबसे आखिर में देखूंगी, पर लगता है अब पहले तुझे ही ऊपर पहुंचाना पड़ेगा।
रागिनी एकदम से अपने असली रूप में आ जाती है। अर्जुन हनुमान जी का मंत्र जाप करने लगता है। ये मंत्र पढ़ना बंद कर अर्जुन, तू नहीं बच पाएगा। ये मंत्र मत पढ़। मैं जा रही हूँ, मैं वापस आऊंगी। याद रखना, तुझे और तेरे नवलगर को खत्म करने में वापस आऊंगी। एक रात सिया जंगल के रास्ते घर जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। उसे एक शॉर्टकट दिखता है। रास्ता डरावना था, पेड़ पर सांपों का घर। लेकिन यहाँ से उसका घर बस 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वो उस रास्ते पर आगे बढ़ती है। सिया एक नदी के पास पहुंच जाती है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पानी एकदम शांत। तभी सिया को नदी के बीचों बीच कोई बैठी दिखाई देती है। लंबे बाल, हरा चेहरा और सीधा सिया की तरफ देखती हुई। सिया कांपते हुए बोलती है, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आता। फिर एक डरावनी मुस्कान के साथ वो आकृति पानी में गायब हो जाती है। वो जल्दी जल्दी चलने लगती है। तभी पीछे से गीले पैरों की आवाज आने लगती है, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। सिया मुड़ती है, वहां कोई नहीं होता। पर जब वो नीचे देखती है, वहां कीचड़ में अजीब से मछली के पूंछ के निशान थे, जो सीधे उसके पीछे खत्म हो रहे थे। अचानक कुछ उसे जोर से पकड़कर नदी की तरफ खींचने लगता है। वो चिल्लाती है, लेकिन उसका मुंह पानी में डूब जाता है। एक बार फिर सब कुछ शांत हो गया। पानी की सतह पर सिर्फ एक चीज तैर रही थी, सिया की टूटी हुई सैंडल। और दूर नदी के अंदर एक भयानक जलपरी का चेहरा दिखता है। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे उसका इरादा पूरा हो गया हो। एक रात सिया जंगल के रास्ते घर जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। उसे एक शॉर्टकट दिखता है। रास्ता डरावना था, पेड़ पर सांपों का घर। लेकिन यहाँ से उसका घर बस 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वो उस रास्ते पर आगे बढ़ती है। सिया एक नदी के पास पहुंच जाती है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी
और पानी एकदम शांत। तभी सिया को नदी के बीचों बीच कोई बैठी दिखाई देती है। लंबे बाल, खड़ा चेहरा और सीधा सिया की तरफ देखती हुई। सिया कांपते हुए बोलती है, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आता। फिर एक डरावनी मुस्कान के साथ वो आकृति पानी में गायब हो जाती है। वो जल्दी जल्दी चलने लगती है। तभी पीछे से गीले पैरों की आवाज आने लगती है, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। सिया मुड़ती है, वहां कोई नहीं होता। पर जब वो नीचे देखती है, वहां कीचड़ में अजीब से मछली के पूंछ के निशान थे, जो सीधे उसके पीछे खत्म हो रहे थे। अचानक कुछ उसे जोर से पकड़कर नदी की तरफ खींचने लगता है। वो चिल्लाती है, लेकिन उसका मुंह पानी में डूब जाता है। एक बार फिर सब कुछ शांत हो गया। पानी की सतह पर सिर्फ एक चीज तैर रही थी, सिया की टूटी हुई सैंडल। और दूर नदी के अंदर एक भयानक जलपरी का चेहरा दिखता है। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे उसका इरादा पूरा हो गया हो।